Hello students, now we are going over lecture number 9. To begin with, let us recap where we left lecture number 8. हमने 8वें लेक्चर को जब समाप्त किया था, we finished it with a numerical. तो हमने एक न्यूमेरिकल किया था वहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का. तो एक चीज ध्यान रखना, वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ Kb है that was taken when 1 mole of solute was dissolved in 1000 gram. Sometimes what is given is that value of Kb is given 1 mole per 100 ग्राम. अगर ये पर 100 ग्राम दिया हो तो आपने फार्मूले में जो आपका डेल्टा टीबी का फार्मूला था उसको आपने मॉडिफाई करके ये यूज करना है. Kb इंटू W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2. मीनिंग देयर बाय इज जब हम 1000 ग्राम में लेते हैं तो Kb की वैल्यू अलग है और जब 100 ग्राम में लेंगे तो Kb की वैल्यू लगभग 10 टाइम्स हो जाती है. तो उस केस के अंदर जैसे हमने 0.52 यूज की थी, दैट विल बिकम 5.2. सो चाहे तो आप Kb की वैल्यू 5.2 दी होगी आपको 5.2 अगर पर 100 ग्राम में, और अगर नहीं दी हुई तो उसने आपने उसी तरीके से यूज करना है. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से बहुत मिलती जुलती है. दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. हमने 11th में फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जहां उसकी सॉलिड या लिक्विड दोनों स्टेट्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है. एंड एट दैट इक्विलिब्रियम द वेपर फेज, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट एंड द लिक्विड स्टेट, दैट बिकम्स इक्वल. तो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखें तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? is that temperature at which vapor pressure of solid phase becomes equal to liquid phase. Comes equal to liquid phase. मतलब सॉलिड और लिक्विड फेज में दोनों में जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा और सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों जब वेपर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ जिस टेम्परेचर पे, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा. अब हमने अगर इसको वेपर प्रेशर कर्व पे देखना हो तो let us look at the freezing point temperature. आप यहां केल्विन में टेम्परेचर ले रहे हैं, इधर आप ले रहे हैं वेपर प्रेशर. तो अगर हम वेपर प्रेशर कर्व प्लॉट करेंगे, दिस इज द वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉलिड सॉल्वेंट, दिस इज योर सॉलिड, एंड दिस इज द वेपर प्रेशर कर्व फॉर solvent, that is liquid solvent. Here it is liquid solvent. So this is the temperature at which the vapor pressure of liquid as well as the solid phase, liquid phase की और solid phase का दोनों का vapor pressure क्या हो रहा है यहाँ पे बराबर हो रहा है. तो ये हमारा freezing point of pure solvent है TF नॉट. अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं
तो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। तो सॉल्यूशन की अगर हम वेपर प्रेशर कर्व प्लॉट करेंगे तो वो वेपर प्रेशर कर्व इसके नीचे आएगी। और जब सॉल्यूशन फ्रीज करना शुरू करेगा तो ये ध्यान रखना कि उसका सॉल्वेंट ही फ्रीज करता है। सॉल्यूट तो सॉलिड है नॉन वोलेटाइल, वो फ्रीज नहीं करता। क्या फ्रीज करता है, लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीज करता है सॉल्यूशन में जो होता है। तो अगर आप इसका वेपर प्रेशर कर्व प्लॉट करेंगे सॉल्यूशन के लिए, एंड इफ दिस इज द वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्यूशन, दिस इज फॉर सॉल्यूशन, तो यहां पे आपका सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हुआ। सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप क्या देख रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हैज डिक्रीज्ड। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया प्योर सॉल्वेंट से। तो ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, एंड इट विल बी इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिक्रीज करके आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे कि वहां पे कहा था डेल्टा टीबी में, यहां पे डेल्टा टीएफ डिक्रीज इन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी proportional to molarity of the solution. Experimentally it has been found just like that of boiling point. अगर हम इसको चेंज करें, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं, देन वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट। तो हमें एक कांस्टेंट रूल लगाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और it is also called cryoscopic, it is also called cryoscopic constant because depression in freezing point is also called cryoscopy or cryoscopic properties. So this will be the relation for delta TF. We can define delta TF using this relation. So your Kf from this relation will come out to be delta Tf by molality. So if molality of solution is 1, then what will happen? Then your depression in freezing point delta Tf, it will become equal to Kf. So we can say that molar depression constant, it is defined as depression in freezing point, depression in freezing point when molality of solution is 1 molar, when molarity of solution is 1 molar, m की वैल्यू 1। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हम यूनिट की बात करें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, तो वी कैन राइट दैट kf इज इक्वल टू डेल्टा tf डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। डेल्टा tf इज द डिफरेंस इन टेंपरेचर, सो इट्स यूनिट विल बी केल्विन, एंड मोलैरिटी इज रिटन एज मोल per kilogram of solvent, so its unit will be kilogram Kelvin, kilogram per mole. So its units is same as that of kb, unit same है, बस वहां पे वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता था, यहां पे ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे हमने एक रफ डेरिवेशन वहां की थी, इनकी एग्जैक्ट डेरिवेशन तो थर्मोडायनामिक्स से ही होती है, लेकिन जैसे वहां पे की थी वही हम यहां पे भी कर सकते हैं। अब हमारा ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना डिक्रीज करेगा,
ये डिपेंड करेगा कि आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट। तो हम ये कह सकते हैं दैट डेल्टा टीएफ इट विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, वेयर डेल्टा पी इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और you can say that delta P is P naught minus P, and this P naught minus P हम पढ़ के आए हैं राउट लॉ से, it is proportional to mole fraction of solute. So if this is relation 1 and this is relation 2, then from 1 and 2 we will again get that delta TF is proportional to x2. Again I am repeating that for dilute solution mole fraction is proportional to molality. Yes, relation हमने निकाला भी था, तो mole fraction is proportional to molality. Of course for dilute solution, so we can say that delta TF is proportional to molality, or we can say that delta TF is equal to KF into molality. So you can roughly derive this relation. So this is your depression in freezing point or cryoscopic properties or cryoscopy. Now we have to again prove that it is a colligative property. Of course it is a colligative property because it is depending on molality, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी आपकी मोलैलिटी पे डिपेंड करती है, एंड मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent. So this is a colligative property. Now again let us calculate molecular mass from depression and freezing point. So our delta TF is KF into molality. If we put up the value of molality, then your KF will be equal to W2 divided by W1 divided by M2 into 1000. ये W2 by M2 N2 के बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम में हो गया. So this is the relation. From here we can say that M2 is KF into W2 into 1000 divided by W1 into delta TF. So this is the relation in which by putting the various values, इसके अंदर हम अलग अलग जो चीजें हमें पता है, सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट, इन सब की वैल्यू पुट करते हैं अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें भी ध्यान रखना आपने, जितनी भी ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं उन पे वो सब लिमिटेशंस लगती हैं जो राउट लॉ पे लगती है. मतलब सॉल्यूशन शुड बी आइडियल, दैट इज ऑलमोस्ट डाइल्यूट, नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, वो सब यहाँ पे भी लगेंगी सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. अगर हम KF की बात करें तो KF किसी भी सॉल्वेंट के लिए दैट इज गिवन बाय RT F0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू LF, वेयर ये केबी में भी हमने डिस्कस किया था. यहां पे TF0 क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे वाटर के केस में इट विल बी 273, पानी में ये 273 है. ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वाटर के केस में ये 80 आती है. और R की वैल्यू हमने किस में पुट करनी है, कैलोरीज में पुट करनी है. तो R की वैल्यू इन कैलोरीज इज 2. सो इफ वी विल बी पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट अबाउट द KF. अगर हम LF की वैल्यू पुट करते हैं, LF बराबर होता है डेल्टा HF डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये वैल्यू पुट कर दिया अगर इसके अंदर, तो हमारे KF की वैल्यू आ जाएगी RTF0 का स्क्वायर इनटू M1 दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. So sometimes if value of K are not given and you know about these two values are given, enthalpy of fusion, then we can calculate the value of Kf. Of course this is for 1 mole dissolved in 1000 grams of solvent. अगर ये 100 ग्राम में होगा तो फिर अगेन इट विल बिकम 10 टाइम्स, जो मैंने इस लेक्चर के शुरू में किया था कि अगर ये पर 1000 ग्राम है तो उसमें आएगी वैल्यू, और अगर 100 ग्राम होगा तो 10 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू. सो नाउ नेक्स्ट जो हमने क्या करना है, हमने अगर हम बात करें जैसे पिछले लेक्चर में भी कराई थी मैंने, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में आपको एक रिलेशन ड्राइव करवाया था. अगर हमने डेल्टा TF और डेल्टा TB के बीच में रिलेशन ड्राइव करना हो, ये सबसे आसान रिलेशन है ड्राइव करना. डेल्टा TB हमें पता है KB into M के बराबर होता है, ये KF into मोलैलिटी के बराबर होता है. If we divide the two, this is relation 1, this is 2, divide 1 by 2. So what will happen? Delta TB upon delta TF, that will be equal to KB into KF, and this implies that delta TB is equal to KB upon KF into delta TF. So this is the relation between the two colligative properties, that is elevation in boiling point and depression in freezing point. अगर आप इसका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेशन निकालना चाहें तो आपने कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन निकाला था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के साथ, उस रिलेशन में जहां कहीं पे भी आपका KF या KB या TB यूज हो रहा हो, डेल्टा TB या KB यूज हो रहा हो, वहां पे KF और डेल्टा TF से बदल देना उसको बस, और कुछ नहीं करना हमें. उस रिलेशन में आपने सिर्फ चेंज कर देना है. किसको चेंज कर देना है? KB की जगह KF हो जाएगा और डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF हो जाएगा, एंड यू विल बी हैविंग द रिलेशन. बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस, because they are simply related to each other. Molality is same in both the cases, only difference is KB KF. So you will be having that relation. So this is our relation between elevation in boiling point and depression in freezing point. So now let us go for the fourth and last colligative property, that is osmosis and osmotic pressure. Osmosis and osmotic pressure. हमने 11th में एक फिनोमिना डिस्कस किया था जिसको हमने कहा था डिफ्यूजन. हमने डिफ्यूजन पढ़ा था 11th में गैसेस में. जैसे गैसेस में डिफ्यूजन होता है, लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है. इफ यू विश टू चेक दैट, इट इज वेरी सिंपल. यू कैन सी इट एट होम आल्सो. आप किसी भी कंटेनर में वाटर ले लीजिए, किसी भी कंटेनर, किसी ग्लास में ट्रांसपेरेंट अगर इंस्ट्रूमेंट हो तो ज्यादा बढ़िया है. और इफ यू आर हैविंग इंक, ब्लू और रेड इंक एट होम, देन इट इज वेरी इजी टू सी. और अदरवाइज अगर आपको ब्लू विट्रोल या नीला सोथा जिसको बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में, वो कई घरों में मिल जाता है, तो उसका अगर आप एक सॉल्यूशन बना लें और उस सॉल्यूशन को, इस ग्लास को थोड़ा टेढ़ा करके
बिल्कुल साइड से अगर आप इसको डालें विदाउट मच डिस्टर्बिंग द वाटर, तो यहां पे एक लेयर बन जाएगी ऊपर की तरफ मोर और लेस उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की। या अगर आप इंक यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास इंक अवेलेबल है तो उसको अगर आप इसके ऊपर डालते हैं, यू पुट इट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आप इसको रोक दीजिए, पढ़ा रहने दीजिए, वॉच व्हाट इज हैपनिंग इन इट। अगर आप इंक डालेंगे, अगर आप इस सॉल्यूशन के ऊपर एक लगातार निगाह बना के रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि दिस इंक और ब्लू वेट सॉल्यूशन इट इज slowly and slowly going inside the pure water। होता क्या है इस दौरान, आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस इंक से या सॉल्यूशन से, जो भी आपने सॉल्यूशन दिया है, whatever you are doing at home, that is diffusing in the pure solvent, and at the same time solvent molecules are diffusing in the or moving in the mixing with the solution। और कुछ समय के बाद depending upon of course कि एट व्हाट रेट दे आर मिक्सिंग, कुछ समय के बाद आपका ये पूरा सॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म कलर को एक्वायर कर लेता है। तो ये जो फ्री इंटरमिक्सिंग है जिसमें दोनों तरफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। अब एक फिनोमेना हम कुछ ऐसा ही इससे मिलता जुलता काम करते हैं, बट विद ए स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच, थोड़ी सी अलग तरीके से करते हैं। हमने एक बीकर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ज्यादातर वेजिटेबल्स की या एनिमल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, हमारे सॉल्यूशन में अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। अगर हमारे पास कोई ऐसी मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन वैसे तो आपको दिखेगी एक फिल्म की तरह, लेकिन उसके अंदर बहुत बारीक छेद होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हम उस मेम्ब्रेन को बोलेंगे जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने में से फ्लो करने दे एंड डू नॉट अलाउ सॉल्यूट पार्टिकल टू पास थ्रू इट। सॉल्यूट पार्टिकल को अपने में से ना क्रॉस करने दे, पास ना करने दे, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास करने दे। सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी तो आधा, दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट को पास करने दिया, ठीक है। सॉल्वेंट कंपोनेंट हमारी जो, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, परफेक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लूइड के साथ साथ कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स का एक्सचेंज भी होता है। लेकिन अगर हमारे पास एक परफेक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जो हम लैब में बना सकते हैं, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल, कुछ जेलेटिनियस मटेरियल जो है किसी पोरस प्लेट या पोरस सरफेस के ऊपर जो है उसको एब्जॉर्ब करा सकते हैं, उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। तो अगर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लें, इस बीकर के अंदर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेपरेटिंग प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। Suppose this black one is your water, suppose, and on the other side of this semi-permeable membrane with green I am showing a solution of say ferrous sulfate, ग्रीनिश कलर का होता है, या आप कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, कलर्ड सॉल्यूशन।
कलरलेस भी ले सकते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो चीज देखनी है वो हमें इसमें दिख जाएगी। अब जब हम इन दो सॉल्यूशंस को सेपरेट कर देंगे तो आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे आपका जो सॉल्वेंट का लिक्विड लेवल था, सॉल्वेंट साइड में जो लिक्विड का लेवल था वो तो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, और सॉल्यूशन साइड में आपका लिक्विड लेवल राइज कर रहा है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दे विल पास टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। Solute particles are not going to pass. There is only movement of solvent particles from this pure solvent to solution side. ये जो movement of solvent particles है through a semi permeable membrane, ये हमारा SPM है, semi permeable membrane है, तो किसी semi permeable membrane के थ्रू जो हमारा movement है solvent particle का उसको हम बोलते हैं osmosis. That is called osmosis. और ये जरूरी नहीं है कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जब सेपरेट हो तभी ऐसा होगा। अगर आप इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन भी लें तब भी आपको ऑस्मोसिस दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यही एक्सपेरिमेंट करें दोबारा से, तो ये हमारी बीकर है, दिस इज our beaker. We are taking here the semi permeable membrane represented by that SPM. Here on this side there is a solution of copper sulfate. This is a copper sulfate solution, say of 1 molarity, and on the other side we are again having the copper sulfate solution, but the molarity of this solution is say 0.5 molar. Now these two solutions are there, लेकिन दोनों की concentration क्या है? अलग अलग है। One solution is more concentrated than the other one. अब हम क्या देखेंगे? Again there is movement of solvent particles through the semi permeable membrane, लेकिन किधर से किधर तक? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। मतलब जिधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है उधर से जिधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ। और अगर इसको हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन में देखें इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, तो हम कह सकते हैं जिधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, उधर से जिधर सॉल्वेंट कम है ये मूवमेंट होगी, और आपका इस साइड में आपका लिक्विड लेवल राइज करना शुरू हो जाएगा। और दिस इज अगेन द ऑस्मोसिस, बिकॉज अगेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल नाउ फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। व्हेन आई से डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस। So this is osmosis in two different ways. Now what we are observing, क्या दिखाई दे रहा है हमें कि जब ये ऑस्मोसिस होगा हमारा एक लिक्विड का लेवल का डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये जो लिक्विड का लेवल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये जो हाइट क्रिएट हुई लिक्विड की, इसकी वजह से क्या होगा? इस वाटर कॉलम की वजह से जो ये इतना कॉलम फालतू दिखाई दे रहा है आपको, दिस कॉलम, इतना कॉलम जो वाटर का फालतू हो गया इधर सॉल्वेंट का, या इधर जो ये इतना कॉलम फालतू हो गया आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड में, ये जो लिक्विड कॉलम है ये क्या करेगा? इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर। और ये प्रेशर जो डेवलप हुआ, क्यों हुआ ये प्रेशर डेवलप? ये प्रेशर डेवलप हुआ ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ये जो प्रेशर डेवलप हुआ इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। What it is called? It is called osmotic pressure. तो पता लग गया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कि ऑस्मोसिस की वजह से जो लिक्विड लेवल की हाइट राइज होती है, उस लिक्विड लेवल की कॉलम जो हाइट है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन करेंगे हम? हमारे पास ये आपके कंपोनेंट सेपरेटेड है, दोनों। अब हमने क्या किया? हमने ये किया कि इस साइड में एक पिस्टन लगा दिया, ऑफ कोर्स वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और इस पिस्टन से हमने एक प्रेशर लगाया, एक्स्ट्रा प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर कैसे? एक्स्ट्रा प्रेशर का मतलब है इधर हमारा कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है? इधर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अब इधर हमने इन एडिशन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ प्रेशर और लगा दिया, मान लीजिए पाई, ये प्रेशर और लगाया, और ये जो प्रेशर लगाया, ये प्रेशर कितना लगाया? दिस प्रेशर इज जस्ट सफिशिएंट, आई एम सेइंग जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस को रोक दे, मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड को रोक दे। तो ये जो ओवर एंड अबव जो हमने हायर प्रेशर लगाया है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो योर ऑस्मोटिक प्रेशर it can be defined in two different terms. First one is, it is hydrostatic pressure developed on solution side due to osmosis when solution is separated from pure solvent through a semi permeable membrane। तो जब हम किसी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट कर दें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो ऑस्मोसिस की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा सॉल्यूशन साइड पे, वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पहली परिभाषा है। जो दूसरी डेफिनेशन है इसकी, सेकंड डेफिनेशन क्या है? द सेकंड डेफिनेशन इज इट इज मिनिमम external pressure which must be applied on solution side to just check the osmosis। to just check का मतलब है सिर्फ उसको रोके। तो इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन को कह सकते। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दो लॉस related to osmotic pressure, that is, the first one is Vent of Boyle's law। Vent of Boyle's law। This law is similar to Boyle's law, that is why it is called Vent of Boyle's law। ये लॉ क्या कहता है? That osmotic pressure is directly proportional to
concentration of a solution, concentration of a solution at a given temperature. किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के. पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी. सी मींस मोलैरिटी. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस मोलैरिटी. दिस वन आई एम राइटिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज वी विल बी यूजिंग इट. दूसरा है वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ. ये लॉ क्या कहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature at a given concentration. That is mathematically pi is proportional to T. This is your equation number 2. तो ये दो लॉ है, वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ एंड वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ. नाउ इफ वी कंबाइन द इक्वेशन नंबर 1 and 2, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, पाई विल बी प्रोपोर्शनल टू Ct. अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो अगेन वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट. So pi is equal to RCT, where R is constant called solution constant, and it has slightly different value than gas constant. Gas constant से थोड़ी सी वैल्यू इसकी डिफरेंट होती है. अब हमें पता है because C is equal to N by V, where N is the number of moles of solute and V is the volume of solution, then if we use this, अगर हम ये यूज करें इस रिलेशन में तो हमारा पाई बराबर हो जाएगा N by V RT. अगर हम इस V को इधर ले जाएं तो पाई V will be equal to N RT. This is the equation. It is called solution equation. इसको हम क्या कहते हैं? Solution equation. अब ये colligative property है. Colligative property क्यों है? Because pi is depending upon number of moles of solute for a given temperature. तो ये colligative property है. अब n का हमें पता है. n किसके बराबर होता है? Weight of solute divided by molecular weight of solute, RT. So we can again calculate the molecular mass by measurement of your osmotic pressure. M2 will be equal to W2 by RT, W2 into RT divided by pi. So by using this relation we can calculate the molecular mass of the solute. आज हम लोग इतना ही करेंगे. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस क्या हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट की एप्लीकेशंस क्या हैं, और एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का जो टॉपिक है वो हम अपने कल के लेक्चर में लेंगे, विच विल बी ऑफ कोर्स द लास्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस. सो ट्राई टू रीड इट. थैंक यू.